हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बैरून पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आई होप आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और भी जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ईश्वर जल्द ही आपको आपके लक्ष्य और उद्देश्य जो भी हैं उन्हें प्राप्त करने में आपकी मदद करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। मनोविज्ञान विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं और मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अधिगम जो टॉपिक था अपना वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है लगभग। और आज एक नया टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है अभिप्रेरणा। तो हेडिंग डाल लेंगे आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप इसको? मोटिवेशन। अंग्रेजी में आप इसे मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? सबसे पहले तो माइंड में आपके यही प्रश्न उठना चाहिए कि एक्चुअल में अभिप्रेरणा है क्या? आप प्रेरणा कह दें, अभिप्रेरणा कह दें, एक ही बात है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है इसके आगे। तो अभिप्रेरणा क्या है? देखिए, अभिप्रेरणा मूल रूप से सरल अर्थों में देखा जाए तो अभिप्रेरणा एक तरह का विचार है। एक विचार है, एक ताकत है, एक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वही क्या है? अभिप्रेरणा है। जैसे आपको कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य के पीछे आपकी अभिप्रेरणा काम करेगी। आपको बल मिलेगा उस अभिप्रेरणा से, उस आपको ताकत मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी कि मैं इस कार्य को करूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखो बचपन में आपने जो है साइकिल चलाना सीखा होगा, तो कितनी बार आप गिरे होंगे, कितनी बार आप गिरे, कितनी बार आपने चोट खाई, है ना? खरोंचे लगी, अंदरूनी चोट लगी हड्डी में। मैंने तो बहुत चोट खाई है काफ़ी, साइकिल सीखी जब। तो कितने कितनी परेशानी, तकलीफ़ें अपन ने उठाई, लेकिन फिर भी साइकिल चलाना अपन ने सीखा। ऐसा नहीं है कि हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया कि इतना पेन हो रहा है, इतना चोट लग रही है, बार-बार गिर रहे हैं, तो हमने छोड़ा क्या साइकिल चलाना? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित थे। हमारे अंदर एक वो विचार पनप गया था, हमारे अंदर वो एक ताकत, वो एक शक्ति, इस तरह की जो है प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही थी मस्तिष्क के अंदर कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य डेफ़िनेटली करना है और साइकिल चलाना सीखना है। और फिर लास्ट में जो है उस अभिप्रेरणा के चलते ही हम बार-बार गिरे, हम उठे, फिर गिरते, फिर उठते और इस तरह से जो है साइकिल चलाना हमने सीख लिया। तो अभिप्रेरणा मूल रूप से देखा जाए तो यही है कि व्यक्ति इस तरह के विचार हैं, इस तरह की एक शक्ति मान लो, आप उसको ताकत मान लो, एक मानसिक क्रिया मान लो, आप उसको मानसिक विचार मान लो, जो आपको कार्य करने के लिए बल प्रदान करती है, जो आपको ताकत देती है, जो आपको अग्रसर करती है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच जाएँ। अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित होती है। ऐसा कहा जाता है कि अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको निर्देश प्रदान करती है। और वो निर्देश कौन से होते हैं? वो आपके स्वयं के निर्देश होते हैं, यानी कि आपके आत्मिक निर्देश होते हैं। आपकी आत्मा, आपका हृदय स्वयं कहता है कि हाँ, मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य मेरे लिए सही है, इस कार्य में मुझे सफलता मिल सकती है। आप अभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट है, जो अंदर से अभिप्रेरित है, जॉब लगने के लिए, गवर्नमेंट जॉब चाहे वो कोई-सी भी हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोग। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी को पुनः। तो आप अंदर से सेल्फ मोटिवेट है, जो व्यक्ति अंदर से सेल्फ मोटिवेट होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा जो उसकी कार्य करती है, वो व्यक्ति सफलता कभी न कभी हासिल कर लेता है। और जो लोग बाहरी अभिप्रेरणा से प्रेरित होते हैं, काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका फ्यूचर सेफ हो जाएगा, आप अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट टीचर जॉब अच्छी है या गवर्नमेंट जो भी जॉब होती है वो अच्छी होती है, आपको मेडिकल सुविधा मिलती है, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है? तो ये सब बातें मैं आपको कह रहा हूँ तो आप मोटिवेट हो गए, आप अंदर से अभिप्रेरित हो गए कि हाँ, मुझे तो कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना है। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है, ठीक है? लेकिन इसका असर कुछ समय के लिए हो सकता है, 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना। उसके बाद वापिस आप ठंडे पड़ जाओगे, आप सोचोगे एग्ज़ाम बहुत आगे है, तो तैयारी करनी है, आराम से कर लेंगे, कौन सी जल्दी, कहाँ भागना है। नौकरी है मिल जाएगी, अभी नहीं 2 साल बाद मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बाहरी रूप से अभिप्रेरित हुए हो। अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हुए होते, तो पल-पल आपको वो चीज़ें कष्ट पहुँचाती कि अगर मैं नौकरी नहीं लगा, तो मैं आज जिस कंडीशन में हूँ, उसी में रहूँगा। सामाजिक रूप से भी मुझे उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा परिवार में, घर में। आर्थिक स्थिति भी इतनी सुदृढ़ मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने पास इतने सोर्स नहीं है कि हम कोई प्राइवेट बिज़नेस कर लें, तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और रोज़गारों की कमी है, तो उसके चलते सरकारी सेवा में जाएँगे तो एक सेफ ज़ोन में हम चले जाएँगे,
सेफली हमें एक नौकरी मिल जाएगी और पूर्ण रूप से परिवार जो है पूरा सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह के विचार अगर आपके अंदर लगातार आते हैं, तो इसका मतलब आप क्या हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। अंदर आपकी अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, वो जागृत हो चुकी है। तो अभिप्रेरणा क्या है विद्यार्थियों? अभिप्रेरणा एक विचार है। और एग्जाम्पल के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल, अभिप्रेरणा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। अपने घरों के अंदर देखिए, चिड़िया या कोई कबूतर, कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो हमें वो पसंद नहीं आता, हम उसके घोंसले को तोड़ देते हैं। या फिर मान लीजिए कुछ छोटे कीड़े होते हैं जो मिट्टी के घर बनाते हैं दीवारों के कोनों के अंदर, या अभी वर्तमान में जो आपके ततई हैं, डांटिए जिसको बोलते हैं, पीले, ये कोने में, हर कमरे के कोने में या फिर कहीं भी गैलरी बरामदा मिलेगा, उसके कोने के अंदर अपना एक छत्ता बनाते हैं। तो वो भी हमें पसंद नहीं है, हम उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपने उस छत्ते को एक बार तोड़ दिया, क्या आपने चिड़िया के घोंसले को एक बार तोड़ दिया, तो क्या चिड़िया दोबारा घोंसला नहीं बनाएगी? बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। उसे पता है कि मेरे लिए प्रजनन का समय है, मुझे अंडे देने हैं, तो मैं अंडे कहाँ दूंगी? खुले में दे नहीं सकती, अंडे सुरक्षित नहीं है। उसी तरह ततैया जो है, या जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं जो अपना घर बनाते हैं, उद्देश्य यही होता है कि अपने अंडों को, अपने बच्चों को सुरक्षित किया जाए और स्वयं को सुरक्षित किया जाए। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, ये अभिप्रेरणा उनकी आंतरिक है, इसीलिए वो उस कार्य को बार बार कर रहे हैं। मकड़ी वाला आपने कहानी सुनी होगी, एक मकड़ी जो है दीवार पे चढ़ती है या फिर अपने जो है जाले के अंदर जाने का प्रयास करती है, एक तार से लटकी हुई रहती है। एक उसके जाले का जो एक तार है, उसके लटकी हुई रहती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर वापस नीचे गिरती है। फिर वो उस तार को पकड़ के ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है और अंत में जाकर के उस जाले तक वो पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि उस मकड़ी में आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा जागृत हो गई है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कोई कहने वाला नहीं है उसको कि तू अपने जाले तक जा। चिड़िया कोई कहने वाला नहीं है तू अपना घोंसला बना। या ये जो ततैये है और दूसरे जो जीव है, इनको कोई कहने वाला नहीं है कि तू अपना घर बना। ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अंदर से अभिप्रेरित है। इनको पता है कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, तो हमें घर बनाना होगा। इसी तरह से जॉब है। अगर आप जॉब पाने पाने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, तो आप डेफ़िनेटली जॉब प्राप्त कर लेंगे। और जॉब नहीं प्राप्त करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई वो नहीं है कि जीवन लिया है तो सिर्फ़ जॉब प्राप्त करने के लिए लिया है। और भी बहुत से काम हैं जिन जीवन में, वो हमें करने चाहिए। अच्छा इंसान बनना चाहिए हमें। अच्छा इंसान बन कर के अपने सारे फ़र्ज़ और कर्तव्य निभाने चाहिए। केवल जॉब तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए। हाँ, आप कुछ भी अच्छा कर पाएँगे जीवन में। आप सीख पाएँगे, अच्छे से सीखेंगे तो अच्छा कर पाएँगे। सीखेंगे नहीं तो अच्छा कहाँ से करेंगे? अब वो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, सीखना आपको पड़ेगा। ठीक है? तो अभिप्रेरणा का अर्थ आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में अभिप्रेरणा क्या है? लिखना चाहो तो लिख लो, लिखवा देता हूँ एक लाइन में। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एक मानसिक विचार, अभिप्रेरणा एक मानसिक विचार या शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? विद्यार्थियों, मैं किताब की भाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ आपको। और कोशिश यही करनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज में ही लिखने का और पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जल्दी चीज़ें याद हो। व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है विद्यार्थियों? प्रेरित करती है। प्रेरित करती है। ठीक है? यही क्या है? आपके अभिप्रेरणा है। ठीक है? चलिए, अभिप्रेरणा का अर्थ पता चल गया। अब अपन शब्द की बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा शब्द जो है, अभिप्रेरणा देखिए विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा जो शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण मोटिवेशन है। और ये जो मोटिवेशन शब्द है विद्यार्थियों, ये लैटिन भाषा के मोटम से बना है। ये पता होना चाहिए आपको। मोटम, मोटम, ये मोटम जो है कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है विद्यार्थियों मोटम, जिससे जो है आपके मोटिवेशन शब्द बना है। मोटम जो शब्द है, इसके तीन पर्यायवाची शब्द है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। कौन कौन से तीन पर्यायवाची है? देखो, मूव, मोशन और मोटर। मूव, मोशन और मोटर, ये तीन शब्द है विद्यार्थियों। ये तीन शब्द इसके पर्यायवाची है। और इन तीनों का ही अर्थ क्या होता है? गति।
इन तीनों का अर्थ गति से लिया जाता है। मूव, मूव माने क्या होता है, देखो गति करना होता है। मूव का मतलब क्या है, गति करना, मूवमेंट। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब भी गति ही है। और मोटर, मोटर का तात्पर्य क्या है, मोटर क्या करती है, मोटर घूमती है, मोटर घूमती है तो गति करती है। तो तीनों का ही अर्थ जो है विद्यार्थियों एक ही है, और अर्थ क्या होगा, गति करना, गति करना। तो मोटिवेशन शब्द का अगर अर्थ की अपन बात करें तो इस तरह से ये लैटिन भाषा के मोटम से बना है। मोटम जो है तीन समानार्थी शब्द है जिनका मूव, मोटर और मोशन हम कहेंगे, और इन सभी का अर्थ जो है विद्यार्थियों वो होता है गति करना या गति देना। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को गति प्रदान करती है, उसके कार्यों को गति प्रदान करती है और लक्ष्य निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है। ये भी आप लिख लें, अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित होती है, निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है, लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करती है। ठीक है, तो लक्ष्य निर्देशित होती है, इसका मतलब अभिप्रेरणा क्या है, साध्य है या साधन है। साध्य और साधन का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अभिप्रेरणा जो है विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा साध्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, साधन है। अभिप्रेरणा जो है वो साध्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों साधन है। साध्य क्या होता है, लिख लेंगे आप गोला बना के। साध्य का मतलब है लक्ष्य। साध्य का मतलब है लक्ष्य है, यानी कि जिसे आपको साधना है। साध्य यानी साधना, जिसे आपको साधना है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य क्या था, वो मछली की आंख थी, तो वो उसके लिए साध्य था, है ना। जिसे उसको साधना है, यानी कि वहां तीर मारना था उसको मछली की आंख पर। तो साध्य क्या होते हैं, साध्य आपके लक्ष्य होते हैं, जो आपके लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं। और लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो चीजें काम में ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें साधन कहते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन है। साधन ही एक तरह का, आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी 10 से 12 घंटे, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको क्लासें लेनी पड़ेगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी अच्छी अच्छी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें साधन है। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें काम में आ रही है वो साधन है। तो अभिप्रेरणा भी क्या है, एक तरह से साधन का ही काम करती है। अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो व्यक्ति कार्य करेगा ही नहीं, अभिप्रेरित ही नहीं होगा, वो किसी कार्य को करने के लिए पड़ा रहेगा एक जगह। तो अभिप्रेरणा अपने आप में क्या है, साधन है एक तरह का। ठीक है, चलिए। और लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही क्या होती है, अभिप्रेरणा का जन्म होता है मनुष्य के भीतर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप, ये लिख लिया, लिखा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लिया करो। चलो मिटा देता हूं मैं इसको। तो ये विद्यार्थियों अपन ने अभिप्रेरणा का अर्थ जान लिया, और साथ में अभिप्रेरणा शब्द की बात भी अपन ने कर ली है। अब जो है अपन अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाओं का जिक्र कर लेते हैं विद्यार्थियों। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, कुछ 2-4 जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में जो है अपने को पता होना चाहिए। देखिए, अभिप्रेरणा को लेकर के बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन पेपर के अंदर 2-4 परिभाषाएं हैं, वही घूम फिर के आती है। तो देखिए, सबसे पहले अपन गुड एनफ की बात कर लेते हैं। गुड एनफ की एक परिभाषा है जो काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है अभिप्रेरणा को लेकर के। गुड एनफ कहती है, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड एनफ ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा, लिखेंगे आप साथ साथ में मेरे, अभिप्रेरणा किसी कार्य को, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। वह नियमित करने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। ये लो, ये गुड एनफ कहती है। गुड एनफ क्या कहती है, श्रीमती गुड एनफ कहती है कि अभिप्रेरणा क्या है, किसी कार्य को आरंभ करने की, देखो इंपॉर्टेंट बातें, आरंभ करने की, जारी रखने की और नियमित करने की, ये इनका की पॉइंट है।
ये इनकी परिभाषा के की पॉइंट है, ये आपको पकड़ने हैं। इन्होंने 3 बातें बोली है कि आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी कार्य को शुरुआत करनी है आपको, तो आप कहीं न कहीं प्रेरित होकर के ही उस कार्य की शुरुआत करेंगे। आपके परिवार के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने बीएसटीसी की, बीएड ना करके बीएसटीसी की और बीएसटीसी करके उसको नौकरी मिल गई, तुरंत बाद ही नौकरी मिल गई, उसने तैयारी की और उसका सिलेक्शन हो गया, ईज़िली सिलेक्शन हो गया। तो आप भी क्या हो गए? आप भी मोटिवेट हो गए, आपने बीएड या बीएसटीसी कुछ भी नहीं किया था, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो आप उस व्यक्ति को देख कर के मोटिवेट हो गए और आपने भी बीएसटीसी करने की ठान ली। तो कार्य को आपने क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। जारी रखने, जारी रखने का मतलब है अभ्यास करना, बार-बार लगातार प्रयास करते रहना। आप कोई कोर्स आप पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स मटेरियल आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई आप किसी वैकेंसी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो किताबें हैं, जो कोर्स वर्क है, उसको आप लगातार जो है पढ़ते जा रहे हैं, बार-बार, बार-बार रिवीजन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जारी रख रहे हैं, अपने काम को रोक नहीं रहे हैं बीच में आप, जारी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो अभिप्रेरणा है, वो आपको प्रेरित कर रही है कि आपको इस कार्य को करना है और लगातार करना है और इसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो कार्य आरंभ कर दिया, जारी रख दिया और नियमित करना, नियमितता बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों। जब तक नियमितता नहीं होगी, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। कोई भी कार्य हो, नियमितता बहुत ज़रूरी है। लगातार आपको उस कार्य के पीछे पीछे लगे हुए रहना पड़ेगा, आपको लगातार वो कार्य करना पड़ेगा। तभी आपको जो सफलता मिल सकती है, आपके जो लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए। ठीक है? तो ये गुड एनफ की परिभाषा है। इसमें 3 की पॉइंट है, ये आपको पकड़ने हैं। आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा है। चलिए, दूसरी परिभाषा देखते हैं अपन। और दूसरी परिभाषा है विद्यार्थियों चार्ल्स स्किनर की। चार्ल्स स्किनर की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। चार्ल्स स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है विद्यार्थियों? अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। सर्वोच्च राजमार्ग, यहाँ पे देखो आपको ये की पॉइंट है इसका, इसको पकड़ना है आपको। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यानी कि सीखने के लिए जो एक रास्ता है वो क्या है? अभिप्रेरणा है। सर्वोच्च राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रास्ता। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य निर्देशित करती है, हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है, एक रास्ता बनाती है कि आपको इस रास्ते पे चल करके और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त करना है। तो इसलिए चार्ल्स स्किनर ने अपनी परिभाषा में कहा है कि अभिप्रेरणा क्या है? सर्वोच्च राजमार्ग है सीखने का। सीखना है आपको, तो अभिप्रेरणा के माध्यम से आप जो है अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है? चलिए, तीसरी परिभाषा की बात करते हैं अपन। तीसरी परिभाषा है विद्यार्थियों मैकडूगल की है। मैकडूगल क्या कहते हैं? देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा में अभिप्रेरणा वह शारीरिक अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। प्रेरित करती है। ये लो, देखिए मैकडूगल क्या कह रहे हैं। विलियम मैकडूगल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी जिन्होंने, चेतना को बुरा शब्द बताया है, वही है ये मैकडूगल, है ना? तो मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी दिया, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई इन्होंने। तो विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? विलियम मैकडूगल कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। देखो फिर शब्द आ गया, प्रेरित करना। तो अभिप्रेरणा का मतलब यही है कि आपको प्रेरणा दे रही है, यानी कि प्रेरित कर रही है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। शारीरिक का मतलब शरीर से है, देह से है, और मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि आपके मन से है। मन के अंदर आप चिंतन है, विचार है ना? आपके मन में जो भी प्रक्रियाएं चलती है, जो भी विचार चलते हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? मनोवैज्ञानिक दशाएं कहलाएगी। अब मनोवैज्ञानिक दशाओं के अंदर आपकी चिंता भी आ सकती है, चिंतन भी आ सकता है। आपका प्रेम है, क्रोध है, करुणा है, ये सारी की सारी क्या होती है? मनोवैज्ञानिक दशाएं होती है, यानी कि मानसिक रूप से संबंधित है आपकी। तो मैकडूगल कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा क्या है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। तो ये 2 की पॉइंट है, ये पकड़ने हैं आपको।
परिभाषाओं को याद करने का तरीका यही होता है, जो की पॉइंट होते हैं उनको आप पकड़ लो, बस आगे पीछे वही चीजें हैं सबके अंदर, सिर्फ की पॉइंट होते हैं वो पकड़ने होते हैं। तो मैकडूगल के की पॉइंट ये है कि अभिप्रेरणा क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, बस इतना याद कर लो आप। पेपर में आपके सामने जैसी परिभाषा आएगी आप तुरंत पकड़ लेंगे। अभिप्रेरणा क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। चलिए 3 हो गई, चौथी लिखो आप। हाँ, वुडवर्थ की चौथी विद्यार्थियों वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ देखिए क्या कह रहे हैं, वुडवर्थ जो है अपनी परिभाषा में कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशाओं का समूह है। अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्तियों की दशाओं का समूह है। अभिप्रेरणा जो है वो क्या है, व्यक्ति की दशाओं का समूह है, व्यक्ति की दशाओं का समूह है, जो व्यक्ति की दशाओं का समूह है जो उसके जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। दशाओं का समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, व्यवहार को स्पष्ट करती है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। हाँ देखिए वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, वुडवर्थ कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है। दशाओं का मतलब वही है मानसिक दशाएं, यानी कि मानसिक विचार एक तरह का। प्रेरणा क्या है, व्यक्ति की दशाओं का समूह है। दशाओं का समूह यानी मानसिक विचार है। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं कि मुझे इस बार ये एग्जाम क्रैक करना है, मैं जो है नोट्स मंगवाऊंगा, मैं ऑफलाइन कोचिंग करूंगा, मैं ऑनलाइन ऐप लूंगा, ऐप के माध्यम से स्टडी करूंगा, उसके अलावा लाइब्रेरी में जाकर के स्टडी करूंगा 10-12 घंटे, घर पे आकर के रात को जो है मॉडल पेपर सॉल्व करूंगा। तो ये सब क्या, ये विचार चल रहे हैं आपके मस्तिष्क के अंदर। तो अभिप्रेरणा क्या है, व्यक्ति की दशाओं का समूह है। समूह है मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ में काम कर रही है अभिप्रेरणा के अंतर्गत, जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। निश्चित उद्देश्य, अभिप्रेरणा जब आपके अंदर जागृत होती है तो कोई ना कोई आपका उद्देश्य निश्चित होता है। आपको शिक्षक बनना है, मुझे साइकिल चलाना सीखना है, चिड़िया को घोंसला बनाना है, तो ये सब क्या है, निश्चित उद्देश्य हैं आपके, की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। निश्चित व्यवहार, व्यवहार भी क्या होगा, निश्चित होगा। यानी कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बाजार से अच्छी अच्छी पुस्तकें लानी पड़ेगी, आपको मॉडल पेपर हल करने पड़ेंगे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासें या ऑफलाइन क्लासें लेनी पड़ेगी। तो वो क्या है आपका, वो आपका निश्चित व्यवहार है। तो ये वुडवर्थ यही कह रहे हैं अपनी इस परिभाषा में, बहुत अच्छी परिभाषा है देखो, कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो उसके निश्चित उद्देश्यों के पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को क्या करती है, स्पष्ट करती है। ठीक है, तो ये 4 परिभाषाएं हैं, लिख लो आप। इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं चारों ही, और चारों लोग भी जो है विद्यार्थियों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये चार्ल्स स्किनर है, बीएफ स्किनर नहीं है। बीएफ स्किनर जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था वो नहीं है, ये अलग है, ये विद्वान ध्यान रखना। वो बीएफ स्किनर थे, ये चार्ल्स स्किनर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं अपन। तो ये अपन ने विद्यार्थियों अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ, अभिप्रेरणा का अर्थ, साथ ही अभिप्रेरणा की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो अपन ने जान ली। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो रहेगा प्रेरक से संबंधित रहेगा। अभिप्रेरणा को तो अपन ने जो है यहाँ पे एक बार ड्रॉप करेंगे, आगे अभिप्रेरणा का चक्र भी अपने को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो है विद्यार्थियों अपना एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रेरक। देखिए सबसे पहले तो प्रेरक का अर्थ जान लीजिए कि प्रेरक होते क्या हैं। वहां हमने अभिप्रेरणा पढ़ी थी, अब अपन जो है प्रेरक की बात कर रहे हैं। देखिए प्रेरक का मतलब है जो प्रेरित करे वो प्रेरक है, यानी कि जो प्रेरणा दे रहा है वो प्रेरक है। प्रेरणा तो क्या था, अभिप्रेरणा क्या था, अभिप्रेरणा तो एक विचार था व्यक्ति का, एक मानसिक शक्ति थी, एक विचार था एक तरह का मानसिक, जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा था। ठीक है, तो वो तो विचारों तक सीमित थी। लेकिन प्रेरक क्या है, प्रेरक एक्चुअल में जो विचार दे रहा है, जिसको देख करके व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहा है, वो क्या है, प्रेरक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रेरक के रूप में आप मान लीजिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और आप कहीं घूमने गए और वहां पर अचानक जो है आपको भूख लगी। आपको भूख लगी है विद्यार्थियों, तो भूख लगी है तो आप किसकी खोज करेंगे, आप भोजन की खोज करेंगे, भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
तो वहाँ आवश्यकता आपको किसकी है? भोजन की आवश्यकता है। तो वहाँ पर प्रेरक के रूप में काम कौन करेगा? वहाँ पर प्रेरक के रूप में आपका जो भोजन है, वो प्रेरक के रूप में काम करेगा। यानी कि आपको उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। वो प्रेरणा देगा आपको कि भई आपको जो है भोजन अब कर लेना चाहिए, आपको भूख लगी है, भोजन आपको प्राप्त कर लेना चाहिए और अपनी भूख को शांत कर लेना चाहिए। ठीक है? तो ये प्रेरक क्या होते हैं? प्रेरक एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ऐसे तत्व हैं, ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं, जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो सारे के सारे प्रेरक होते हैं। ठीक है? जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के अंतर्गत जो है आप बुक्स लेकर के आए हैं, आपने ऐप के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो क्लासें, लेक्चर वगैरह देख रहे हैं आप, ठीक है? आप लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे स्टडी कर रहे हैं। वो सारी आपकी प्रेरणा है, जिसके फलस्वरूप आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो प्रेरणा आपको मिली कहाँ से है? किसी व्यक्ति के कथनों से आपको जो है प्रभावित हुए हैं आप, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो गया? प्रेरक हो गया एक तरह से। या फिर आप सेल्फ मोटिवेट हुए हैं, आपकी आंतरिक प्रेरणा से आपके जो घर के जो हालात हैं, चाहे वो फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो, चाहे सोशली कंडीशन हो, जो भी है स्थिति आपकी परिस्थिति जो है, वो आपके लिए क्या है? एक तरह से प्रेरक है। यानी कि वो आपको प्रेरणा दे रही है कि आपको ये कार्य करना चाहिए और अपनी जो स्थिति है उसमें बदलाव लाना चाहिए। ठीक है? तो प्रेरक क्या होते हैं? अर्थ की बात करें तो ऐसे कारक ऐसे कारक या तत्व ऐसे कारक या तत्व जो व्यक्ति को जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है? तो वो सारे क्या हो गए? वो सारे के सारे जो है प्रेरक कहलाएँगे। चलिए, अब प्रेरक की जब अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो प्रेरक के प्रकारों की बात कर लेते हैं। प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। प्रेरक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन-कौन से हैं देखो, एक-एक की बात कर लेते हैं अपन। पहला जो है विद्यार्थियों वो है आंतरिक प्रेरक। आंतरिक प्रेरक। आंतरिक प्रेरक इसे हम सकारात्मक प्रेरक भी बोलते हैं। इसे हम जो है सकारात्मक प्रेरक भी बोलते हैं। आंतरिक प्रेरक या सकारात्मक प्रेरक आप इसको बोलते हैं। और दूसरे जो होते हैं विद्यार्थियों, वो होते हैं बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक या आप इसे नकारात्मक प्रेरक भी बोल सकते हो। नकारात्मक प्रेरक भी आप इसको कह सकते हो। देखो दोनों की बात करते हैं। प्रेरक 2 प्रकार के हैं, आंतरिक प्रेरक और बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक का मतलब है ऐसे प्रेरक जो आपको आंतरिक रूप से, अंदर से जो है आपको ये आवाज़ आती है आपके कि आपको ये कार्य करना चाहिए। तो वो सारे आंतरिक प्रेरक होते हैं। ठीक है? इनको स्वाभाविक प्रेरक भी कहा जाता है। इनको जो है आप स्वाभाविक प्रेरक भी कह सकते हो। स्वाभाविक प्रेरक भी कह सकते हो क्योंकि ये मानव के स्वभाव में शामिल होते हैं। अंदर से ही आवाज़ आती है, अंदर से आप जो है किसी कार्य को करने के लिए लक्ष्य निर्देशित हो जाते हैं। आप जो है उस कार्य को करने के लिए बढ़-चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं, आगे आते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आंतरिक प्रेरक कहलाते हैं। स्वाभाविक इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि मानव के स्वभाव में शामिल है ये। जैसे अगर आप इनके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आपके भूख है, प्यास है, नींद है, काम है ना? जैसे आपके भूख है, प्यास है, नींद है, काम है। हुँ? ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें जो है विद्यार्थियों, ये आंतरिक प्रेरक है, जो कि आपको आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं। भई मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि आप अगर बाहर मार्केट में गए हैं, 5-6 घंटे से आप घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, तो आप भूखे हैं। आप घर से भी कुछ खा के नहीं गए थे, तो आपके अंदर कौन-सा प्रेरक काम कर रहा है? भूख नामक प्रेरक काम कर रहा है। और वो प्रेरक कह रहा है कि अब हमें भोजन कर लेना चाहिए, पेट भर लेना चाहिए। प्यास आपको लगी, पानी आपने नहीं पिया है, तो आपको जो प्यास नामक प्रेरक है, ये काम करेगा। ये आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, मुझे प्यास लग रही है, आपकी शारीरिक आवश्यकता बन जाएगी कि आपको पानी पीना है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब चीज़ें आंतरिक प्रेरक हैं या इनको आप स्वाभाविक प्रेरक भी कह सकते हो क्योंकि ये सब मानव के स्वभाव में शामिल है। भई भूख लगी है, तो भूख के बाद में आपको प्यास भी लगेगी, पानी पीना पड़ेगा, खाना खाया है तो पानी पीना पड़ेगा और खाना और पानी आपने पिया है, भोजन किया है तो आपको नींद भी आएगी, ठीक है? तो ये मानव की प्रारंभिक आवश्यकताएँ हैं। तो प्रारंभिक जो आवश्यकताएँ हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रेरक बोलेंगे यानी कि जिनके लिए अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरक का काम करते हैं एक तरह से।
ठीक है, प्रेरक का मतलब है जगाने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, या आप कह सकते हो जगाने वाला, जिसको आप कह सकते हो। चलिए दूसरा देखिए, बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक नाम से मालूम चल रहा है कि अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से कोई आवाज नहीं आएगी, मन से अपने कोई आवाज नहीं आएगी, बल्कि बाहर से जो है कोई व्यक्ति आपको प्रेरित करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य प्रेरक बोलेंगे। इसको नकारात्मक प्रेरक बोलते हैं विद्यार्थियों, और इसको कृत्रिम प्रेरक भी आप कह सकते हो। इसको आप कृत्रिम प्रेरक भी कह सकते हो। कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक भी आप इसको कह सकते हो। इसको बाह्य प्रेरक क्यों कहेंगे? क्योंकि बाहरी रूप से जो चीजें हैं वो आपकी क्रियाविधि को प्रभावित करती है, आपको कार्य करने के लिए अग्रसर करती है, उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य प्रेरक बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप बड़े खुश हो गए, आप प्रेरित हो गए कि हाँ, मेरे काम की प्रशंसा की है। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करते हैं, मैं आप मुझे कमेंट करते हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, आप कमेंट में लिखते हैं सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू सर। तो ये सब चीज़ें क्या आप प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि मेरे को एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं आप प्रेरक का काम कर रहे हैं मेरे लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें। अभी भी आपने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें आप, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जो चीज़ें लिख रहे हो वो सब क्या, वो प्रशंसा है। तो मेरे लिए वो प्रेरक का काम करती है, और मैं आगे से मोटिवेट होकर के उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करने की प्रयास करता हूँ, और निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित होता हूँ मैं। लगातार आपके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, नो कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से क्या हो गया हूँ, प्रेरित हो गया हूँ। और प्रेरित किसने किया है? आपके बाह्य प्रेरक ने मुझे प्रेरित किया है। आपकी प्रशंसा जो कि बाहरी रूप से आपने की है, उसने मुझे प्रेरित किया है। ठीक है, प्रशंसा हो गई। उसके अलावा पुरस्कार है, पुरस्कार है। पुरस्कार जो होता है विद्यार्थियों, वो भी क्या है? वो भी एक बाहरी प्रेरक का काम करता है। स्कूल के अंदर आप फर्स्ट आ गए और आपको सब बच्चों के सामने पुरस्कार मिला है, तो आप प्रेरित हुए ना अंदर से। आप अंदर से प्रेरित हुए हैं, लेकिन पुरस्कार आपको बाह्य रूप से दिया गया है ना? बाह्य रूप से आपको सबके सामने पुरस्कार दिया गया है। तो आपने सोचा कि अरे वाह! मुझे पुरस्कार मिला है, अगली बार भी मेरे को ही पुरस्कार लेना है। तो आपको कहीं न कहीं प्रेरणा मिल रही है इससे। प्रेरणा मिल रही है तो ये क्या कहलाएगा? प्रेरक कहलाएगा। ठीक है? ये पुरस्कार क्या है? प्रेरक का काम करेगा। ये प्रशंसा क्या है विद्यार्थियों? ये प्रेरक का काम करेगी। ठीक है? तो दंड है, दंड दंड जो है ना? दंड भी कह सकते हो आप। दंड भी क्या है? दंड भी एक तरह का प्रेरक है। भई बच्चों ने कोई गलती कर दी, मान लीजिए पेपर के अंदर 10 में से सर ने कहा 10 में से 10 आने चाहिए, बच्चे के 10 में से 3 नंबर आए हैं। तो अब उस बच्चे को डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सबके सामने दंडित किया जाएगा, उसे कोई ना कोई सज़ा दी जाएगी। तो वहाँ वो दंड भी क्या करेगा? वो प्रेरक का काम करेगा। यानी कि वो व्यक्ति, वो बच्चा आगे से जो है कोशिश करेगा कि उसके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएँ। वो मेहनत करेगा, वो प्रयास करेगा, ताकि उसे जो है टीचर दंडित ना करे। तो इसीलिए जो है इसको नकारात्मक प्रेरक भी बोलते हैं, इस दंड के कारण। हुँ? तो ये बाह्य प्रेरक होते हैं जो व्यक्ति को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं। कृत्रिम है, कृत्रिम क्यों है? क्योंकि मानव के स्वभाव में नहीं है। भाई प्रशंसा, पुरस्कार, दंड ये मानव के स्वभाव में थोड़ी है, स्वभाव की चीज़ें थोड़ी है। ये तो बाहरी चीज़ें हैं, ये तो बाहरी आवरण है। समाज में ये तो प्रचलित चीज़ें हैं। आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो खुश होता है, तो बाहरी रूप से आप उसको प्रभावित कर रहे हो। पुरस्कार दे रहे हो तो बाहरी रूप से प्रभावित कर रहे हो आप उसको, दंड दे रहे हो। तो ये सब बाहरी चीज़ें हैं और बनाई हुई चीज़ें हैं, बनावटी चीज़ें हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्रेरक हम इसको बोलते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि मानव के स्वभाव में शामिल है, भूख, प्यास, नींद, काम। ये चीज़ें तो स्वभाव में शामिल है भई, भूख तो। पुरस्कार आपको कोई चाहिए क्या? बिना पुरस्कार के आप क्या जीवित, ऐसा है क्या कि पुरस्कार नहीं मिलेगा तो आप मर जाओगे? हैं? या आपको दंड नहीं दिया जाएगा तो आप आगे बढ़ जाओगे? या आपकी प्रशंसा नहीं की जाएगी तो आपको कोई अटैक आ जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा। इसीलिए ये सब क्या है? ये कृत्रिम है। और ये स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि इनकी नीड है, व्यक्ति को प्राथमिक आवश्यकता है इनकी। मानव के स्वभाव में शामिल है ये चीज़ें, इसलिए इसको स्वाभाविक प्रेरक बोलते हैं। ठीक है? तो ये प्रेरक के 2 प्रकार थे, आंतरिक और बाह्य प्रेरक। चलिए समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। अब जो है अपन, कुछ विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रेरकों के प्रकार बताए हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, लेना चाहते हैं तो। चलिए ले लिया होगा आपने। अब विद्यार्थियों, प्रेरक की जब अपन बात कर रहे हैं तो प्रेरक के अंतर्गत कुछ मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार प्रेरकों के प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में हमें जानना चाहिए क्योंकि प्रश्न आए हुए हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं कि निम्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार या निम्न विद्वान के अनुसार ये प्रेरक है या नहीं है, इस तरह के प्रश्न आते हैं।
तो यहाँ आप लिखेंगे प्रेरक के प्रकार, हेडिंग डालेंगे प्रेरक के प्रकार। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने को, कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं लिखनी है, कथा किताबों में बहुत लिखी हुई है, बिल्कुल छोटे नोट्स बनाने हैं अपने को, मेन मेन चीजें अपन लिख रहे हैं। प्रेरक के प्रकार की बात करते हैं विद्यार्थियों। जो पहले विद्वान है अपने, वो है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो पहले विद्वान है अपने। और अब्राहम मैस्लो जो है विद्यार्थियों, इन्होंने जो है प्रेरक के 2 प्रकार बताए हैं। अब्राहम मैस्लो ने प्रेरक कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के बताए हैं। 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। अब देखिए 2 प्रकार कौन कौन से हैं। इन्होंने जो सबसे पहला प्रेरक का प्रकार बताया है वो है विद्यार्थियों जन्मजात, और दूसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया है अर्जित। ठीक है, ये 2 प्रेरक बताए हैं इन्होंने। एक तो इन्होंने जन्मजात बताया है, दूसरा इन्होंने अर्जित बताया है। तो जन्मजात यानी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मनुष्य के जन्म के समय ही उसे प्राप्त हो गए हैं। ऐसे प्रेरक जो उसे जन्म से ही प्रेरित करने लग गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? जन्मजात प्रेरक कहलाएंगे। और अर्जित प्रेरक का मतलब है कि जो उसे जन्म से प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि बाह्य वातावरण के द्वारा जनित है, बाहरी वातावरण के द्वारा बनाए गए हैं और उसे प्रेरित कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वो कहलाएंगे अर्जित प्रेरक। तो जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। तो जन्मजात में कौन कौन से आएंगे? देखो, शारीरिक आ जाएंगे। शारीरिक जो प्रेरक है विद्यार्थियों, जो दैहिक प्रेरक है, जो देह से संबंधित है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे आपके भूख हो गई है, प्यास हो गई, नींद हो गई, काम हो गया, शौच हो गया, मल मूत्र त्याग हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो है विद्यार्थियों, ये मनुष्य के जन्मजात प्रेरक है, यानी कि जन्म से ही उसको प्रेरणा देते हैं। भूख आपको लगती है तो कोई कहता है क्या आपको कि भूख लग रही है, खाना खा ले? चलो घर वाले तो पूछ लेंगे, बाहर आप कहीं गए हैं तो आपको गली चलता कोई पूछेगा क्या कि भैया आप सुबह से घूम रहे हो, आपको भूख लग रही है क्या? आपको भूख लग रही है तो आ जाओ, मैं आपको खाना खिला दूं। कोई पूछेगा आपको? नहीं पूछेगा। आपको खुद को ही फील होगा, आपको खुद को ही महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जन्म से ही आपको प्राप्त हुए, जन्मजात, जन्म से ही आपको प्राप्त हुए। ये शारीरिक या दैहिक प्रेरक है, आपको प्रेरित कर रहे हैं, अंदर से ही प्रेरणा मिल रही है कि भैया खाना खाना पड़ेगा, भूख लग रही है, बहुत ऐसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। प्यास लग रही है, प्यास लग रही है तो कोई पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछेगा आपको। आपको खुद को ही आपका गला सूखेगा, और गला सूखेगा तो आप जो है पानी ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पानी है। चलिए, नींद है, नींद आएगी, नींद आएगी तो स्वयं ही आप बैठे बैठे सोने लग जाएंगे। नींद जब आती है तो जरूरी नहीं है कि आपको बेड मिले या फिर कोई एक अच्छा सा बिस्तर मिले, सॉफ्ट तकिया मिले, कोई जरूरी नहीं है। आप नीचे नीचे जमीन पे भी सो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो आपके स्वभाव में है। आपको आपको रेस्ट भी चाहिए, आपको आराम भी चाहिए आपकी बॉडी को। तो नींद, नींद नामक प्रेरक। काम नामक प्रेरक जो कि सेक्स से संबंधित है, ये सब, इन सब के बाद में आता है ये 3 चीजें। शौच करना है, मल मूत्र त्याग करना है, तो इसके लिए किसी को पूछना थोड़ी पड़ता है, नहीं पूछना पड़ता है, ये आपके स्वभाव में ही शामिल है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? जन्मजात प्रेरक बोलते हैं, मैस्लो के अनुसार। और अर्जित प्रेरक, अर्जित प्रेरक अभी अपने बात की है। अर्जित प्रेरक मतलब ऐसे प्रेरक जो कि व्यक्ति अर्जित करता है। और व्यक्ति अर्जित क्या करता है? पद अर्जित करता है, सम्मान जो है विद्यार्थियों, वो जो है समाज में रहकर के अर्जित करता है। और प्रशंसा जो है उसको आप व्यक्ति अर्जित करता है। ऐसे हर किसी की प्रशंसा थोड़ी होती है। कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होगी, ऐसे हर किसी चलते की प्रशंसा थोड़ी कर देंगे आप। ठीक है, तो पद है, पुरस्कार है, उसके अलावा पुरस्कार है ना? ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जो है अर्जित प्रेरक है। यानी कि ये अर्जित करते हो आप, आपको बाहर से जो है इस तरह के पद, पुरस्कार, सम्मान मिलते हैं, प्रशंसा होती है, तो आपको प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए इनको बाह्य प्रेरक भी आप कह सकते हो, या मनुष्य के द्वारा। मैस्लो याद कर रहे हैं अपन, इस विद्वान को याद कर रहे हैं, इसलिए विद्वान को याद कर रहे हैं तो आपको ये जो शब्द है ना, इनको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि मैस्लो ने क्या कहा है। मैस्लो ने जन्मजात कहा है और अर्जित कहा है, तो ये 2 शब्द आपको रटने पड़ेंगे, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो समझ में आ गया जन्मजात और अर्जित प्रेरक क्या होते हैं। अब याद कैसे करें? तो याद करने के लिए भाई कोई ट्रिक बना लेते हैं इसकी। ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक है कि मैस्लो का जन्म अर्जित है, ऐसे ट्रिक बना लो। क्या ट्रिक बनाओगे? मैस्लो का जन्म कैसा है? अर्जित है। मैस्लो ने जो है अपने जन्म को अर्जित किया है। ये लो, ये ट्रिक बन गई। मैस्लो का जन्म अर्जित है, ये लो, ये ट्रिक होगी।
मैस्लो का जन्म अर्जित है, जन्म जन्मजात प्रेरक और अर्जित से बन गया अर्जित प्रेरक, और मैस्लो दे रहे हैं अब्राहम मैस्लो, इसलिए मैस्लो का नाम आ गया। तो ऐसे इसको 2 4 5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा कि मैस्लो का जन्म क्या है, अर्जित है, उसने अर्जित किया है बेचारे ने, अपना जन्म जो है अर्जित किया है। ठीक है, चलिए, तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार प्रेरक हो गए। अब अपन दूसरा विद्वान लिख लेते हैं, और दूसरा विद्वान है विद्यार्थियों मैस्लो। मैस्लो के बाद में आपके थॉमसन। थॉमसन, देखिए थॉमसन के अनुसार जो है प्रेरक 2 प्रकार के हैं। इन्होंने भी 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। इन्होंने भी जो है विद्यार्थियों प्रेरक कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। कौन कौन से प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, और दूसरा जो प्रकार बताया है वो है आपके कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक। देखिए स्वाभाविक प्रेरक का मतलब है कि मानव के स्वभाव में जो शामिल है वो सारे के सारे स्वाभाविक प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, अब मानव के स्वभाव में क्या क्या शामिल है, मानव के स्वभाव के अंदर देखिए मुख्य रूप से जो है विद्यार्थियों हाँ, मानव के स्वभाव में जो है विद्यार्थियों मुख्य रूप से बात करें, खाना है, पीना है, सोना है ना, खाना पीना सोना, आराम करना, नींद लेना, हाँ जी विद्यार्थियों, देखो स्वाभाविक प्रेरक जो है विद्यार्थियों, स्वाभाविक प्रेरक का मतलब है कि मानव के स्वभाव में जो शामिल है। अब मानव के स्वभाव में क्या शामिल है, मानव के स्वभाव में खाना पीना सोना आराम करना, अपने शरीर को आराम देना। यानी कि यहाँ पर अब्राहम मैस्लो ने जो जन्मजात प्रेरक में बताया था ना, शारीरिक प्रेरक, जहाँ पर शारीरिक दैहिक और भूख प्यास नींद काम, उन्हीं को जो है आपके थॉमसन ने स्वाभाविक प्रेरक कह दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने जो जन्मजात बताया था ना उसी को इन्होंने क्या कह दिया, स्वाभाविक कह दिया, यानी कि मानव के स्वभाव में जो शामिल है। तो मानव के स्वभाव में क्या शामिल है, मानव के स्वभाव में देखो विद्यार्थियों आपके स्वभाव के अंदर खाना है, खाना है, पीना है, सोना है, और आपके शौच करना है, शौच शौचालय, हाँ वो वाला, शौच करना है, खाना पीना सोना शौच करना, और उसके अलावा आपके जो दैहिक कार्य है, दैहिक कार्य जो है, जो शारीरिक शारीरिक कार्य है, शारीरिक कार्य जो है वो सब किस में आएंगे, वो सब स्वाभाविक प्रेरक के अंदर आएंगे। यानी कि मानव के स्वभाव में जो चीजें शामिल है, हंसना है, रोना है, खेलना है, नाचना है, कूदना है, ये सब स्वभाव है मानव का। तो मानव के स्वभाव में जो जो क्रियाएं हैं जो आपको प्रेरित करती है वो सब क्या कहलाएगी, थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक प्रेरक कहलाएगी। उसके अलावा कृत्रिम प्रेरक की बात कर रहे हैं, कृत्रिम देखो यहाँ पर जो अब मैस्लो ने अर्जित प्रेरक जिसको कहा है उसी को अपन क्या कहेंगे, थॉमसन क्या कह रहे हैं, उसे ही कृत्रिम प्रेरक कह रहे हैं। यानी कि जो कृत्रिम है, जो बनावटी है, और बनावटी चीजें क्या हो सकती है भाई, ये चीजें बनावटी नहीं है, ये सब तो मनुष्य के स्वभाव से संबंधित है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। लेकिन कृत्रिम प्रेरक जो होते हैं वो बनावटी होते हैं। जैसे आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो बनावटी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है आप मन से प्रशंसा कर रहे हैं उसकी, मन में आपके कुछ और आप उसकी खाली मुंह पे प्रशंसा कर रहे हैं तो बनावटी हो सकती है। प्रशंसा है किसी को डराना धमकाना, डर पैदा करना, वो भी जो है क्या है, एक तरह से कृत्रिम है ना, आपके स्वभाव में शामिल नहीं है वो चीज। तो प्रशंसा हो सकती है, पुरस्कार हो सकता है, पुरस्कार आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, है ना, तो ये भी क्या है, कृत्रिम है। चलिए, उसके अलावा आप प्रशंसा है, पुरस्कार है, कोई सम्मान किसी को दे रहे हैं आप, तो वही वही चीजें हैं सारी की सारी। यानी कि जो मैस्लो ने जो बातें जन्मजात और अर्जित में बोली है उसका ये नाम परिवर्तन कर दिया थॉमसन ने, और नाम क्या दे दिया, स्वाभाविक और कृत्रिम दे दिया है। इतने आपको ध्यान रखना है। याद कैसे रखेंगे इसको कि भाई थॉमसन ने प्रेरक कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के बताए हैं। ट्रिक देखिए क्या है, थॉमसन का स्वभाव, आप ट्रिक लिखेंगे याद करने के लिए, थॉमसन का स्वभाव क्या है, कृत्रिम है। थॉमसन का स्वभाव कृत्रिम है, ये लो ये ट्रिक होगी। थॉमसन का स्वभाव कैसा है, थॉमसन आ गया, स्वभाव आ गया, कृत्रिम आ गया, ये लो। तो 2 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। मैस्लो का जन्म अर्जित है, मैस्लो का जन्म अर्जित है, थॉमसन का स्वभाव कृत्रिम है। बोलो मेरे साथ बोलो, शर्माना नहीं है आपको बिल्कुल भी, कोई नहीं देख रहा है, आपको याद करना है, आपको बस याद होनी चाहिए चीजें, मेन बात ये है।
ठीक है, मैस्लो का जन्म अर्जित है, मैस्लो का जन्म अर्जित है, मैस्लो का जन्म अर्जित है। थॉमसन का स्वभाव कृत्रिम है। थॉमसन का स्वभाव कैसा है? कृत्रिम स्वभाव है। चलिए याद हो गए, मैस्लो का जन्म अर्जित है, थॉमसन का स्वभाव कृत्रिम है। तो ये दो विद्वान याद हो गए। एक की और बात कर लेते हैं अपन, एक विद्वान और पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों अपन, और उस विद्वान का नाम है गैरट। गैरट नामक विद्वान है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तीसरा जो विद्वान पढ़ रहे हैं अपन वो है अपने गैरट। देखिए गैरट क्या कहते हैं। गैरट के अनुसार जो प्रेरक है वो तीन प्रकार के हैं। इनके अनुसार जो प्रेरक है कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। इनके अनुसार प्रेरक तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? सबसे पहला जो इन्होंने प्रेरक बताया है वो है दैहिक प्रेरक। दैहिक प्रेरक सबसे पहला प्रेरक बताया इन्होंने, दैहिक प्रेरक। दूसरा जो है विद्यार्थियों वो है मनोवैज्ञानिक। दूसरा प्रेरक जो है वो है मनोवैज्ञानिक। और तीसरा जो है वो है विद्यार्थियों दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, और तीसरे की बात करेंगे सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक। ये देखिए तीन प्रकार के इन्होंने प्रेरक बताए हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, वहां पर अपने मैस्लो के द्वारा जो जन्मजात प्रेरक बताए गए थे, थॉमसन के द्वारा जो विद्यार्थियों कौन से बताए गए थे? स्वाभाविक प्रेरक बताए गए थे, उन्हीं को जो है गैरट ने क्या कह दिया है? दैहिक प्रेरक कह दिया है। सीधे सीधे बोल दिया इन्होंने। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए तीनों का, है ना। तो दैहिक प्रेरक का मतलब जिसका संबंध किससे हो? शरीर से जिसका संबंध हो। शरीर से जो संबंधित है विद्यार्थियों वो सारे के सारे दैहिक प्रेरक कहलाएंगे। बार बार लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। दैहिक प्रेरक आप जान गए हैं, भूख, प्यास, नींद, काम, क्रोध, ये सारी क्या है? ये आपके दैहिक प्रेरक है, यानी कि देह से संबंधित है आपके, ठीक है। और आपको प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं आपको कार्य को करने के लिए। दैहिक प्रेरक हो गए। मनोवैज्ञानिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक का मतलब है कि जो मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। मनोवैज्ञानिक प्रेरक की बात करें, अगर अपन संवेगों की बात करते हैं विद्यार्थियों, संवेग जो है, संवेग क्या है? संवेग एक तरह से आपके मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, आपकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति है आपकी। मूल प्रवृत्ति और संवेग अपन ने पढ़े थे, क्लास आपने नहीं देखी देख लेना। विलियम मैकडूगल का अपन ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा था। उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, है ना। वो आप देख लें, काफी इंटरेस्टिंग जो है क्लास है वो। चलिए, तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक रूप से जो आपको प्रभावित करते हैं। तो संवेग हो गए आपके, मूल प्रवृत्ति जो है वो हो गई। इन सबको क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक प्रेरक बोलेंगे, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से आपको प्रभावित करते हैं ये। चलिए अगला है सामाजिक प्रेरक, यानी कि सामाजिक रूप से आपको जो प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक रूप से क्या क्या प्रभावित करने वाली चीजें हैं? सामाजिक रूप से यही वही है जिसको जो है मैस्लो ने जो है विद्यार्थियों आपके अर्जित प्रेरक कहा था। उन्हीं अर्जित प्रेरक को जो है गैरट ने क्या कह दिया है? सामाजिक प्रेरक कह दिया है। यानी कि पद है, पुरस्कार है, निंदा है, घृणा है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सामाजिक प्रेरक कहलाएंगे। यानी कि समाज के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं, उसके अलावा जो मूल्य हो गए, मूल्यों को भी अपन इसके अंदर शामिल करेंगे विद्यार्थियों। जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को भी अपन जो है इन्हीं में शामिल करेंगे। किसमें? सामाजिक प्रेरक के अंदर शामिल करेंगे। यानी कि जो समाज से हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक प्रेरक बोलेंगे। चलिए, तो ये विद्यार्थियों प्रेरक के अपन ने प्रकार है, तीन व्यक्तियों के पढ़ लिए हैं। इसके लिए भी ट्रिक, हाँ इसके लिए भी ट्रिक देख लो। गैरट जो है इसके लिए ट्रिक क्या बनाए? मैस्लो के लिए ट्रिक अपन ने क्या बनाई थी? मैस्लो का जन्म अर्जित है, बिल्कुल सही। थॉमसन के लिए ट्रिक क्या थी? थॉमसन का स्वभाव कृत्रिम है। तो गैरट के लिए भी ऐसी ट्रिक बनाएंगे। गैरट की देह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है, ऐसे लिखेंगे। गैरट की देह, गैरट का जो शरीर है वो कैसा है? गैरट की देह जो है वो कैसी है विद्यार्थियों? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। गैरट की देह मनोवैज्ञानिक व सामाजिक है। ये लो, सामाजिक आ गई, मनोवैज्ञानिक आ गई, देह आ गई, गैरट आ गया। ये लो, ये ट्रिक होगी। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो आप याद कर लेना, नहीं समझ में आती तो सीधे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सीधे याद होते हैं तो सीधे याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। या फिर आप अपनी ट्रिक बनाना चाहें तो खुद की बना सकते हो, कोई ट्रिक आपको इससे भी अच्छी लगती हो तो। और अगर ये समझ में आया तो आप इसको याद कर लेना कि गैरट की देह मनोवैज्ञानिक और
सामाजिक है। देह का मतलब शरीर, देह उसकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। ठीक है, तो ये 3 विद्वान अपन ने पढ़े हैं, तीनों की ट्रिक आपको याद कर लेना, तो सीधे सीधे प्रश्न बन जाए तो आप सीधा उत्तर दे सकते हो कि निम्न में से जो है प्रेरक का प्रकार गेट के अनुसार नहीं है, थॉमसन के अनुसार नहीं है, मैस्लो के अनुसार नहीं है। तो एक बार पुनः उस ट्रिक को जो है दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैस्लो ने क्या कहा, मैस्लो का जन्म अर्जित है, यानी जन्मजात और अर्जित प्रेरक, 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं मैस्लो के अनुसार। थॉमसन ने क्या है, थॉमसन की ट्रिक क्या थी, थॉमसन का स्वभाव कृत्रिम है, तो स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। और गैरेट की अगर बात करें तो गैरेट ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। गैरेट की देह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। तो दैहिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक, 3 प्रकार के प्रेरक बताए। ठीक है, तो चलिए ये अपने प्रेरक पढ़ लिए हैं। अब जो है विद्यार्थियों अपन बात करते हैं अभिप्रेरणा के चक्र की, कि भाई अभिप्रेरणा का चक्र किस प्रकार से चलता है, क्योंकि अभिप्रेरणा अपने आप में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, वो चरण जो है फॉलो किस प्रकार से किए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, और व्यक्ति अभिप्रेरित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, प्रोत्साहन उसको मिलता है। तो अब अपन अभिप्रेरणा चक्र की बात कर लेते हैं। 55 मिनट हो गए। हाँ, तो विद्यार्थियों आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।